Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की पड़ताल कर रहे हैं जो अक्सर आप जानते हैं थोड़ा बिखरा हुआ सा लगता है। हाँ। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत यानी लगभग 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का काल। सही का। और ये चर्चा उन सभी के लिए खास तौर पर उपयोगी होगी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस कालखंड पर एक मजबूत, एक ठोस समझ बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें तमिलनाडु बोर्ड की कक्षा 11 की इतिहास पुस्तक के जरूरी हिस्से हैं और कुछ दूसरे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं। अच्छा। और हमारा लक्ष्य यही है कि इन स्रोतों से जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन्हें निकालें और इस अक्सर जटिल समझे जाने वाले युग की एक साफ तस्वीर पेश करें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस गहरी पड़ताल को। गुप्त साम्राज्य जब कमजोर पड़ गया उसके बाद भारत का राजनीतिक नजारा कैसा था? कोई एक बड़ी शक्ति बची थी या कुछ और ही हो रहा था? देखिए, नजारा काफी विखंडित था, फ्रैगमेंटेड जिसे कहते हैं। अच्छा। गुप्तों के बाद कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं थी जिसकी पूरे उपमहाद्वीप पर पकड़ हो। इसकी जगह क्या हुआ कि अनेक क्षेत्रीय ताकतें उभरने लगी, खासकर उत्तर और दक्षिण भारत में, जिनकी अपनी अपनी अलग विकास यात्राएं रहीं। और इनके बारे में जानना भी मुश्किल होता होगा, स्रोत अलग अलग। हाँ, इस दौर का इतिहास लिखना भी अपने आप में एक पहेली सुलझाने जैसा है। स्रोत अलग अलग जगहों से हैं, कई भाषाओं में है और कभी-कभी तो एक दूसरे से थोड़ी अलग बातें भी कह देते हैं। और इन्हीं उभरती शक्तियों में एक बड़ा नाम आता है राजपूत वंशों का, खासकर उत्तर और पश्चिमी भारत में। जी हाँ। स्रोत इनके उदय के बारे में क्या बताते हैं? क्या ये अचानक से आ गए? अचानक तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, इनका उभार इस दौर की एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक सच्चाई है। स्रोत हमें कई अलग अलग राजपूत कुलों के बारे में बताते हैं। इनमें वो अग्निकुल सिद्धांत का जिक्र मिलता है। हाँ, सुना इसके बारे में। जैसे कुछ खास कुलों को जोड़ा जाता है, जैसे प्रतिहार, चालुक्य जिन्हें सोलंकी भी कहते हैं, परमार और चाहमान मतलब चौहान। अच्छा। हालांकि ये जानना दिलचस्प है कि राजपुत्र शब्द का इस्तेमाल शुरू में शायद राजकुमारों के लिए होता था। ओह। और बाद में आप समझिए करीब 12वीं सदी तक आते आते यह कुछ खास योद्धा कुलों के लिए रूढ़ हो गया। अच्छा, तो ये पहचान बाद में मजबूत हुई। हाँ, और हमें राजस्थान की जो चारण परंपराएं हैं उनमें 36 राजपूत कुलों की सूचियां भी मिलती हैं, पर उन सूचियों में भी आपस में थोड़ा फर्क है। तो इसका मतलब साफ है कि सत्ता एक जगह नहीं थी, बल्कि कई छोटे बड़े राज्यों में बटी हुई थी। बिल्कुल। और जब शक्ति इस तरह बिखरी हो तो फिर टकराव तो होता ही होगा। सही पकड़ा आपने। शायद इसी वजह से वो मशहूर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं से कहानी और पेचीदा और दिलचस्प हो जाती है। कन्नौज, है ना? हाँ, कन्नौज शहर जो कभी हर्षवर्धन की राजधानी था और गंगा घाटी के उपजाऊ मैदान में था, इसलिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण। वो उत्तर भारत में सत्ता और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया और इस पर कब्जे के लिए 3 बड़ी ताकतों के बीच आप मानिए लगभग 2 सदियों तक संघर्ष चला। 2 सदियां? कौन थी ये 3 ताकतें? ये 3 ताकतें थीं पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, पूर्व से बंगाल के पाल, हाँ। और दक्षिण यानी दक्कन से राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, वो तो दक्षिण में थे। हाँ, उनका मुख्य केंद्र तो दक्कन में मान्यखेत था, आज का मालखेड़ कर्नाटक में, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं उन्हें उत्तर भारत की राजनीति में खींच लाईं। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि ये कोई छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं थी, ये एक बहुत लंबा और थका देने वाला संघर्ष था। कन्नौज पर कब्जा लगातार बदलता रहा। 8वीं सदी के आसपास कन्नौज के शासक थे यशोवर्मन। उनके दरबारी कवि वाकपति ने प्राकृत में गौडवहो लिखा था। हाँ, इसका जिक्र आता है। बाद के दौर में राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने तो कन्नौज पर चढ़ाई करके उसे कुछ समय के लिए जीत भी लिया था। राष्ट्रकूटों का सामना उत्तर में पालों और प्रतिहारों दोनों से होता था। बाप रे, 2 सदियों तक ये खींचतान चली। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? क्या कोई एक शक्ति जीत पाई स्थायी रूप से? यही तो इस संघर्ष का सबसे अहम पहलू है। कोई नहीं जीत पाया। अच्छा, मतलब स्थायी रूप से कोई नहीं। शक्ति का पलड़ा कभी प्रतिहारों की ओर झुकता तो कभी पालों की ओर और कभी राष्ट्रकूट अपनी ताकत दिखाते,
लेकिन कन्नौज पर स्थायी नियंत्रण और उसके जरिए पूरे उत्तर भारत पर एक छत्र राज, वो कोई भी स्थापित नहीं कर पाया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? अस्थिरता। बिल्कुल, निरंतर राजनीतिक अस्थिरता और संसाधनों का आप कहिए भारी नुकसान। तो एक तरफ उत्तर भारत में ये बड़ी शक्तियां आपस में ही उलझी हुई थीं, वहीं भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर कुछ और चल रहा था। मेरा इशारा सिंध पर अरब आक्रमण की ओर है। हाँ, वो भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक और बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। 712 ईस्वी में 712 ईस्वी जी। उमैयद खलीफा के गवर्नर थे अल हज्जाज। उनके भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक अरब सेना ने सिंध पर हमला किया। मोहम्मद बिन कासिम। हाँ, इस आक्रमण का काफी विस्तार से वर्णन हमें चचनामा नाम के ग्रंथ से मिलता है, जो शायद किसी अरबी वृत्तांत का फारसी अनुवाद है। चचनामा। इसमें क्या लिखा है इस हमले के बारे में? चचनामा बताता है कि अरबों ने सबसे पहले देबल के बंदरगाह पर कब्जा किया। देबल? फिर वो आगे बढ़े और नेहरून, आज के हैदराबाद के पास, और सिविस्तान यानी सहवान को जीता। अच्छा। इसके बाद रौहर के किले के पास सिंध के शासक थे राजा दाहिर। उनके साथ एक जबरदस्त युद्ध हुआ। राजा दाहिर? जी। इस युद्ध में राजा दाहिर बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन वो मारे गए। ओह। उनकी हार के बाद अरब सेना ने सिंध की राजधानी अलोर, फिर ब्रह्माणाबाद और आखिर में मुल्तान, जिसे वो सोने का शहर कहते थे, उस पर भी अधिकार कर लिया। इस आक्रमण के पीछे कारण क्या रहे होंगे और इसका फौरी असर क्या पड़ा? देखिए, कारणों को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है जी, लेकिन कुछ वजह हो सकती हैं, जैसे अरब साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। हाँ, व्यापारिक रास्ते सुरक्षित करने की इच्छा भी हो सकती है, और शायद कुछ तात्कालिक बहाने भी रहे हों, जैसे समुद्री डाकुओं ने शायद कुछ अरब जहाज लूट लिए थे। फौरी असर ये हुआ कि सिंध का जो इलाका था वो अरब खलीफा के साम्राज्य का एक सूबा, एक प्रांत बन गया। हाँ। वहां अरब गवर्नर नियुक्त हुए और इस्लामी शासन की शुरुआत हुई। लेकिन क्या अरब सिर्फ सिंध तक ही रुके या उन्होंने भारत में और आगे बढ़ने की कोशिश की? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सिंध पर अरबों का कब्जा तो हो गया, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत नहीं रही। अंदरूनी विद्रोह भी होते रहे। अच्छा। बाद के दशकों में जुनेद जैसे कुछ अरब गवर्नरों ने सिंध से पूर्व और उत्तर की ओर, जैसे मालवा और राजस्थान की तरफ विस्तार करने की कोशिशें की। हाँ। लेकिन यहां उन्हें जबरदस्त भारतीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। प्रतिरोध हुआ? किसने किया? स्रोत बताते हैं कि गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम? हाँ, और चालुक्य वंश के शासक, शायद वातापी वाले नहीं बल्कि उसी दौर के गुजरात या दक्कन के कोई चालुक्य शासक, और शायद कन्नौज के यशोवर्मन जैसे भारतीय राजाओं ने इन अरब हमलों को कामयाबी से रोक दिया। अच्छा, तो उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। हाँ, इस प्रतिरोध ने अरबों के विस्तार को सिंध के पूर्व में प्रभावी ढंग से रोक दिया। ये जानना बहुत जरूरी है कि आक्रमण हुआ तो प्रतिरोध भी हुआ। अच्छा, अब अगर हम राजनीति से थोड़ा हटकर समाज और संस्कृति की ओर देखें, तो उस दौर की सामाजिक और राजनीतिक बनावट कैसी थी? क्या वो सामंतवाद वाली बात सही है? देखिए, भारतीय सामंतवाद की जो अवधारणा है उस पर इतिहासकारों में काफी बहस है, और उसे यूरोप वाले सामंतवाद के बराबर रखना ठीक नहीं होगा। ठीक है। लेकिन हाँ, स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं कि राजनीतिक ढांचे में विकेंद्रीकरण बढ़ रहा था, मतलब शक्ति बढ़ रही थी। कैसे? सामंत शब्द का इस्तेमाल होता था अधीनस्थ शासकों या बड़े जमींदारों के लिए। इनकी अपनी सेनाएं होती थीं और ये अपने इलाके में काफी हद तक आजाद थे। राजा भले ही महाराजाधिराज, परम भट्टारिक, परमेश्वर जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां लेते थे। हाँ, ये तो सुना है। लेकिन उनकी असली ताकत काफी हद तक इन सामंतों के सहयोग पर निर्भर करती थी। तो ये एक दिलचस्प विरोधाभास है, भव्य उपाधियां और जमीनी हकीकत। और इस बनावट में वो भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट्स, उनकी क्या भूमिका थी? भूमि अनुदान इस काल की एक बहुत प्रमुख विशेषता बन गए। अच्छा। ब्राह्मणों को जो अनुदान दिए जाते थे वो अग्रहार या ब्रह्मदेह कहलाते थे। मंदिरों या मठों को भी जमीनें दान में दी जाती थीं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन अनुदानों के साथ अक्सर सिर्फ राजस्व का अधिकार ही नहीं बल्कि प्रशासनिक और कभी-कभी न्यायिक अधिकार भी दे दिए जाते थे। ओह, मतलब टैक्स वसूलने के साथ साथ शासन का अधिकार भी? कुछ हद तक हाँ। इससे शायद स्थानीय स्तर पर थोड़ी स्थिरता आई होगी, लेकिन जो केंद्रीय सत्ता थी वो कमजोर हुई और राजनीतिक बिखराव को और बढ़ावा मिला। समझ गए। अब कला और स्थापत्य की बात करें, ये दौर कैसा था इस लिहाज से? स्रोत कुछ खास उदाहरण देते हैं? देखिए, ये काल क्षेत्रीय कला और स्थापत्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
हालांकि हमारे जो मौजूदा स्रोत हैं उनमें शायद खजुराहो या कोणार्क जैसे उत्तर भारतीय मंदिरों का सीधा जिक्र ना हो, हाँ, आउटलाइन में नहीं था। पर हमें पता है कि वो इसी व्यापक कालखंड में बने थे और नागर शैली के बेहतरीन नमूने हैं। सही। स्रोत में जिसका साफ उल्लेख है वो है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। हाँ, वो तो अद्भुत है। बिल्कुल। इसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में बनवाया था। सोचिए, एक ही विशाल चट्टान को तराशकर बनाया गया मंदिर। अविश्वसनीय। ये द्रविड़ शैली से प्रभावित है, पर इसकी अपनी एक अलग पहचान है। ये उस समय की इंजीनियरिंग और कला का क्या जबरदस्त नमूना है। सच में। इसी तरह पूर्वी भारत में पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण देना जारी रखा। नालंदा और विक्रमशिला जैसे महाविहारों को उन्होंने काफी मदद दी। अच्छा। कुल मिलाकर मंदिर स्थापत्य की जो नागर शैली है उत्तर भारत की और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की, वो इसी दौर में अपनी स्पष्ट पहचान बना रही थीं। और आर्थिक हालात कैसे थे? अर्थव्यवस्था का क्या हाल था? क्या व्यापार वगैरह कम हो गया था, जैसा कुछ लोग कहते हैं? अर्थव्यवस्था की तस्वीर थोड़ी मिलीजुली और पेचीदा है। कुछ इतिहासकारों ने इस दौर में सिक्कों की क्वालिटी और संख्या में गिरावट की बात कही है, हाँ, जिसे वो व्यापार में गिरावट और अर्थव्यवस्था के थोड़ा बंद होने का संकेत मानते हैं। लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। दूसरे स्रोत, खासकर दक्षिण भारत के संदर्भ में, हालांकि ये उसी काल का है, अय्यावोले और मणिग्रामम जैसे बहुत शक्तिशाली और संगठित व्यापारी संघों मतलब मर्चेंट गिल्ड्स का जिक्र करते हैं। अय्यावोले, मणिग्रामम। जी, अय्यावोले 500 भी कहते हैं। हाँ। ये संघ न केवल अंदरूनी व्यापार बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया तक समुद्री व्यापार में भी बहुत सक्रिय थे। ओह, तो व्यापार चल रहा था। तो शायद ऐसा कहना ज्यादा सही होगा कि जहां कुछ इलाकों में या लंबी दूरी के व्यापार में शायद कमी आई हो, वहीं क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार और वाणिज्य, खासकर दक्षिण में, काफी जीवंत था। अर्थव्यवस्था शायद सिकोड़ नहीं रही थी, बल्कि उसका रूप बदल रहा था। ये दिलचस्प है। तो हमने राजनीतिक बिखराव देखा, बड़े संघर्ष देखे, बाहरी आक्रमण और उनका प्रतिरोध भी देखा, सामाजिक संरचना में बदलाव और सांस्कृतिक विकास की भी बात की। अगर इस पूरी चर्चा का एक सार निकालना हो तो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की पहचान क्या है? मेरे विचार में इस दौर की मुख्य पहचान है राजनीतिक बहुकेंद्रवाद, मतलब अनेक शक्तियों का होना, और अस्थिरता। हाँ, गुप्तों जैसी कोई एक अखिल भारतीय शक्ति नहीं थी। उसकी जगह एक क्षेत्रीय राजवंश उभरे, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, कई राजपूत कुल जो आपस में ही वर्चस्व के लिए लड़ते रहे, जैसे वो त्रिपक्षीय संघर्ष। सही। इसी दौर में भारत का इस्लाम से पहला बड़ा संपर्क हुआ, अरब आक्रमण के रूप में, जिसका प्रतिरोध भी हुआ। सामाजिक आर्थिक स्तर पर देखें तो भूमि अनुदान पर आधारित एक व्यवस्था विकसित हुई, जिसे कुछ हद तक सामंती कह सकते हैं, जिसने प्रशासन को विकेंद्रीकृत किया। और संस्कृति? इन सब के बावजूद ये सांस्कृतिक जड़ता का काल नहीं था। क्षेत्रीय भाषाएं, साहित्य और कला स्थापत्य जैसे एलोरा, इनका महत्वपूर्ण विकास हुआ। बहुत अच्छे से आपने सार बताया। अब अगर हम खास तौर पे यूपीएससी उम्मीदवारों के नजरिए से देखें तो इस चर्चा से प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या खास बातें निकलती हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ तथ्य और बिंदु याद रखने चाहिए। बताइए। प्रमुख राजवंश, गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट और मुख्य राजपूत कुल जैसे चाहमान, चौहान, गुहिल मेवाड़ वाले, परमार, मालवा के। ठीक है। प्रमुख घटनाएं, त्रिपक्षीय संघर्ष, किसके लिए? कन्नौज के लिए। सिंध पर अरब विजय, साल याद रखना जरूरी है, 712 ईस्वी। प्रमुख व्यक्ति, मोहम्मद बिन कासिम, राजा दाहिर, नागभट्ट प्रथम, प्रतिहार, कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट, एलोरा वाले, अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट शासक और कविराज मार्ग के लेखक। कविराज मार्ग, हाँ। महत्वपूर्ण स्थल, कन्नौज संघर्ष का केंद्र, एलोरा कैलाशनाथ मंदिर, मान्यखेत या मालखेड़ राष्ट्रकूट राजधानी, सिंध के जीते हुए शहर जैसे देबल, अलोर, मुल्तान। ये तो हो गए प्रीलिम्स के पॉइंटर्स। और मुख्य परीक्षा मेंस के लिए, उसमें तो विश्लेषण चाहिए होता है। बिल्कुल, मेंस के लिए अवधारणात्मक स्पष्टता और विश्लेषण बहुत जरूरी है। जैसे कि राजनीतिक विखंडन और क्षेत्रवाद, ये समझना कि केंद्रीय सत्ता क्यों कमजोर हुई, क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के क्या कारण थे और क्या परिणाम हुए, सामंतवाद, भूमि अनुदान प्रणाली, इसका भारतीय राजव्यवस्था, समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा, क्या इसने बाद के दौर के लिए कोई जमीन तैयार की, इस पर सवाल बन सकता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक विदेशी आक्रमण और भारतीय प्रतिरोध, अरब आक्रमण का स्वरूप कैसा था, उसका प्रभाव सीमित क्यों रहा, भारतीय प्रतिरोध की प्रकृति क्या थी। ये सिर्फ हार जीत का ब्यौरा नहीं, बल्कि एक जटिल प्रक्रिया थी, उसे समझना होगा। सही। सांस्कृतिक विकास,
राजनीतिक अस्थिरता के बीच भी क्षेत्रीय कला, स्थापत्य और साहित्य का विकास कैसे हुआ? एलोरा जैसे उदाहरण क्या दिखाते हैं? निरंतरता और परिवर्तन के तत्व क्या थे? इन पहलुओं पर गौर करना होगा। बहुत बढ़िया। ये वाकई एक ऐसा दौर है जिस पर गहराई से सोचने पर कई परतें खुलती हैं। अब श्रोताओं के मन में एक अंतिम विचार या प्रश्न छोड़ते हैं। जरूर। एक विचार ये हो सकता है कि देखिए, इस काल का इतिहास समझने के लिए हमें कितने अलग-अलग तरह के स्रोतों को एक साथ देखना पड़ता है। साहित्यिक ग्रंथ हैं, जैसे गौडवहो, चचनामा, पुरातात्विक सबूत हैं, जैसे एलोरा, विदेशी विवरण हैं, भूमि अनुदान पत्र हैं। हाँ, बिल्कुल। तो क्या ये हमें इतिहास की अपनी प्रकृति के बारे में कुछ सिखाता है? कि अतीत की कोई एक सीधी सरल कहानी नहीं होती, बल्कि ये कई आवाज़ों और नजरियों का एक ये मिश्रण। बहुत अच्छा पॉइंट है। या शायद ये सवाल कि जिस तरह इस दौर में क्षेत्रीय शक्तियां उभरीं और आपस में संघर्ष करती रहीं, क्या इसने आने वाली सदियों के लिए भारतीय राजनीति का एक पैटर्न सा बना दिया, जहां क्षेत्रीयता और केंद्र के बीच का तनाव हमेशा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहा? बिल्कुल, ये भी सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है। इस विस्तृत और बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इससे हमारे श्रोताओं को प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की जटिलताओं को समझने में एक नई दृष्टि मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहरी पड़ताल के साथ। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.